याद दिला देता है। Anyway, thank you so much. So, from this Navansh chart, we examine marriage, we examine about a spouse, we examine about marital happiness, we examine about religious and the spiritual pursuits, जो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, and we also examine the fortune, general fortune. तो ये एक तरह का जो है ऑल पर्पज, जैसे जो जन्म कुंडली है उसी टाइप का भी जो हम नवांश को उसी टाइप की एक कुंडली मानते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नवांश चार्ट को हमेशा लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है, क्योंकि इसका रेलेवेंस है, उसका इम्पोर्टेंस है. एनीवे, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू. और हम लोगों ने बात की थी कि जब हम मैरिज की बात करते हैं तो बहुत सारे हाउसेस, जिनको भाव कहते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं मैरिज हैप्पीनेस के लिए. और जो डिफरेंट हाउसेस हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मैरिज के लिए, हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे कि वो सबसे पहला तो फर्स्ट हाउस है कि आप खुद कैसे हैं. अगर आप खुद ठीक हैं तो जीवन साथी आपका कैसा भी हो, काम चल सकता है, मैरिज चल सकती है. लेकिन आप अगर खुद ठीक नहीं है तो जीवन साथी कितना भी अच्छा हो, मैरिज नहीं चलेगी. और होता यही है कि हम लोग हमेशा वी स्ट्रेट अवे गो टू द 7th हाउस, कि 7वां भाव भी मैरिज का है, उसी को देख लेते हैं और इसी के ऊपर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउस है मैरिज के लिए, फर्स्ट हाउस है कि आप खुद कैसे हैं. और उसके बाद सेकंड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का है. पैसा बहुत मैटर करता है, कि अगर पैसा आपके पास है तो आपके अंदर कुछ कमी भी होगी, तभी भी वो चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप कैसे बोलते हैं, स्पीच का हाउस है कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं बोलने में. अगर मृदुभाषी नहीं है या बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं तो नोबडी विल टॉलरेट इन टुडेस टाइम. कोई आपको टॉलरेट नहीं करेगा, किसी कोई मजबूरी नहीं है. तो इसलिए सेकंड हाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिटल हैप्पीनेस के लिए. फिर फोर्थ हाउस हम लोगों ने देखा था कि फोर्थ हाउस हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, पारिवारिक सुख है, घर का सुख है. और अगर फोर्थ हाउस अच्छा नहीं होता तो आप देखते हैं कि बहुत से जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बाहर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में एंटर करते हैं, घर का ताला खोलते हैं तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं. तो वो एक फोर्थ हाउस बताता है कि आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो कैसा है. इसके अलावा जो आपस में झगड़े होते हैं ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्ति के ऊपर एक दूसरे में जो मतभेद होता है या झगड़े होते हैं, वो भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं. इसके अलावा जो आजकल जैसा होता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इन लॉज का, उनका क्या इंटरफेरेंस है, और उसकी वजह से भी अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम होनी है तो दैट आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम द फोर्थ हाउस. उसके बाद 7th हाउस है जिसको हम मैरिज का भाव कहते हैं. ये बेसिकली आपके जो स्पाउस का हाउस है, एंड इट ओनली इंडिकेट्स कि स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, और उसका फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, हेल्थ कैसी है. तो ऑल दोज थिंग्स वी ट्राई टू सी फ्रॉम द 7th हाउस. जैसे आप अपने बारे में फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि आपकी हेल्थ, आपका नेचर, आपका टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी, कैपेबिलिटी क्या है, वही हम 7th हाउस से आपके अपने स्पाउस के बारे में देखते हैं कि स्पाउस का नेचर वगैरह कैसा है. तो 7th हाउस उस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. लेकिन आजकल के जो कॉन्टेक्स्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट हाउस है मैरिज का, वो 8वां भाव है या 8th हाउस है. 8th हाउस के डिस्कस भी किया हम लोगों ने, बट जस्ट आई विल मेंशन कि दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जिसको हम मांगल्य स्थान बोलते हैं, कि जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है. अगर वैवाहिक बंधन मजबूत नहीं होगा तो नेचुरली देयर विल बी सेपरेशन, डाइवोर्स इन द मैरिज एक्चुअली. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इस हाउस के ऊपर सैटर्न, मार्स, राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो मैरिटल बॉन्ड वीक हो जाता है, मतलब शादी आपकी नहीं चल सकती. जो सेकंड बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, दैट इज अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस. वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, 8th हाउस से. जब भी 8th हाउस के ऊपर
मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो भी जो है वो इन सब चीजों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो 8th हाउस है वो 7th हाउस से सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारा एक तो वेल्थ का होता है, मतलब स्पाउस की वेल्थ हो गई, और ये मारक स्थान भी होता है, तो स्पाउस के लिए मारक स्थान भी ये बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 8th हाउस के ऊपर मेलिफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो ये आपके स्पाउस की हेल्थ को भी खराब कर सकता है और स्पाउस की वेल्थ को भी जो है एडवर्सली इफेक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग 12th हाउस को जाते हैं, जहां तक मैरिज का सवाल है। सर 12th अगर हाउस जी, सॉरी सर अगर 8th हाउस में एक मेलिफिक हो तो भी वो एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा या दो और दो से ज्यादा? देखिए एक मेलिफिक प्लैनेट किसी भी हाउस को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करता है, पहली चीज। जब प्रॉब्लम जब भी आती है जब एक से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है किसी भी हाउस के ऊपर। और सिंगल प्लैनेट तो इट कैन बी बेनिफिक, इट कैन बी मेलिफिक आल्सो। तो और जैसे हमने कहा था कि जो शनि है फॉर एग्जांपल, तो शनि जहाँ प्लेस्ड होता है उसको तो प्रोटेक्ट करता है बहुत अच्छी तरह से, उस हाउस को जो है शनि खराब नहीं करेगा। बट प्रोवाइडेड कि अगर एक ही प्लैनेट है, बट जैसे ही एक से ज्यादा प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो देन दे ट्राई टू डैमेज दैट हाउस एक्चुअली। सर अगर एक मेलेफिक और एक बेनिफिक हो तो? अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। मेलिफिक मैंने कहा कि एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बेनिफिक तो अच्छा ही है, वो उसको नलिफाई कर रहा है मेलिफिक को, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ओके सर, राइट। सर अभी आपने सैटर्न का एग्जांपल दिया 8th हाउस में, अगर इन केस की उसके ऊपर सन की दृष्टि हो जाती है तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? खराब हो गया ना कि मेलिफिक प्लैनेट एक से ज्यादा हो गए उस हाउस के साथ एसोसिएट। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक किसी भी हाउस के साथ एक मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स एक्चुअली। तो आपने कहा कि सन और सैटर्न का एसोसिएशन हो गया, तो मैंने कहा कि जैसे ही 8th हाउस के ऊपर मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो जो मैरिटल बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, फिर सेपरेशन डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एकदम से जो है। सर और इस केस में क्या रहेगा कि राहु 8th हाउस में प्लेस है और केतु की एस्पेक्ट आ रही है? राहु केतु का एस्पेक्ट नहीं देखते, वो तो होगा ही होगा, उसमें राहु केतु का आपस में थोड़ी एस्पेक्ट हम देखते हैं। ओके, वो तो होता ही है हमेशा जो है। सर अगर 7th और 9th में भी, सपोज 7th में मार्स है, 9th में राहु है और 8th में शनि है, तो ये 8th में क्योंकि साइड में दोनों मेलिफिक हैं तो वो भी मेलिफिक ही माना जाएगा? नेचुरली वो खराब हो गया क्योंकि हैम्ड हो गया बिटवीन टू मेलिफिक प्लैनेट्स, तो दैट इज नॉट ए गुड पोजीशन ऑफ द 8th हाउस। ओके सर, थैंक यू। Then we go to the 12th house. It's very important again from a marriage point of view. 8th हाउस से हम जैसे सेकंड हाउस से वेल्थ देखते हैं तो 12th हाउस से हम एक्सपेंडिचर देखते हैं। अगेन इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इम्बैलेंस। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्स्ट्रावेगेंस है या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है आपका, तो नेचुरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, एंड अगेन दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम विल हैव ए इफेक्ट ऑन योर मैरिटल रिलेशंस। 8th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस देखते हैं, बट 12th हाउस से वी सी एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। रिलेशन इन्वॉल्व नहीं होते बट यू आर इन्वॉल्व इन द कैजुअल सेक्स। 8th हाउस से हम जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 4th हाउस से हम देखते थे कि हम घर में घुसते लड़ना शुरू कर देते हैं, 12th हाउस से हम देखते हैं कि व्हेन वी गो फॉर स्लीपिंग, जो शैया सुख है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तब झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्लीपिंग कंफर्ट है या शैया सुख है, उसको जो है एडवर्सली इफेक्ट करता है। अगर 12th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है तो आप देखिए बेडरूम में हमेशा लड़ाई होती रहती है। उसके अलावा जो इम्पोटेंसी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जो वेनरल डिसीजेस होते हैं, यौन रोग होते हैं, उनको भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और जो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फैमिलीज, उनको भी जो है ये 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली जो हाउसेस हैं, 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउसेस, ये हमें मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने ही पड़ते हैं। जब भी कोई आता भी है आपके पास हॉरोस्कोप मैच करने के लिए या कोई मैरिटल प्रॉब्लम लेकर भी आता है
या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो आपको इन सारे हाउसेस को एग्जामिन करना ही है। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जब किसी के पास भी जाते हैं तो मैरिज की बात है, जस्ट सी द 7th हाउस एंड दे डिसाइड एवरीथिंग एक्चुअली, व्हिच इज बेसिकली रॉन्ग। यू कांट सी ओनली फ्रॉम द 7th हाउस। 7th हाउस तो सिर्फ एक आपकी स्पाउस की पर्सनैलिटी को बता रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता आपको जो है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज द 8th हाउस, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम वही है, सेपरेशन, डाइवोर्स है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं। ये दोनों चीजें आप 8th हाउस से ही देखते हैं। और 8th हाउस में मैरिटल बॉन्ड कितना वीक है, अगर वीक है तो नेचुरली शादी नहीं चलेगी, शादी नहीं हो सकती। मतलब दूसरा, मैरिज के कारक को भी देखना है जब हम मैरिज की बात करते हैं। तो फीमेल के केस में जो मैरिज का कारक है वो जुपिटर है, और मेल के केस में जो मैरिज का कारक है वो वीनस है। और इसके अलावा क्योंकि सेक्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मैरिज, तो फॉर सेक्स कारक फॉर फीमेल इज मार्स एंड फॉर मेल इट इज वीनस। तो हम उनकी पोजीशन भी देखते हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा हुआ है इन ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, ये कारक भाव का नाश करता है। तो और कहीं तो एप्लीकेबल हो या ना हो, लेकिन 7th हाउस के लिए या मैरिज के लिए ये पूरी तरह से एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। कैसे? अगर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में जुपिटर अगर 7th हाउस में होता है तो इट स्पॉइल्स द मैरिज ऑफ ए फीमेल। ऐसे ही अगर वीनस किसी मेल के हॉरोस्कोप में 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसकी भी जो मैरिटल लाइफ है वो खराब होती है। हमने देखा भी था कि जुपिटर जो है वो एक गुरु है। गुरु इज नॉट कंफर्टेबल इन द 7th हाउस। 7th हाउस हमारा भोग का स्थान है, दिस इज द हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। और भोग के स्थान में गुरु नेवर फील्स कंफर्टेबल, वो कहता है कहाँ मुझे फंसा दिया, निकालो यहाँ से जो है। तो मैरिज तो खराब करता ही करता है। इसके अलावा भी जो जुपिटर का प्लेसमेंट है 7th हाउस में, इट्स नॉट गुड बिकॉज जुपिटर इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर एवरीवन। और वो अगर 7th हाउस में बैठ जाता है, भले कोई पोजीशन हो, उच्च का हो, कैसा भी हो, लेकिन 7th हाउस में जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल। ऐसे ही वीनस जो है वो भोग का ही प्लैनेट है, सो प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर, और 7th हाउस भी वही है। तो नेचुरली जब वीनस वहां पर बैठ जाता है तो इट गिव्स एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर। तो भोगों की अधिकता वो भी जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो दोनों ही केसेस में मैरिड लाइफ खराब हो जाती है अगर कारक 7th हाउस के अगर उसी हाउस में बैठे हुए हैं। तो हम कारक की पोजीशन जरूर देखते हैं जब भी हम मैरिटल रिलेशंस की बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि मैरिज के पर्पस के लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, जैसे वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है। वीनस एंड मार्स दे आर टुगेदर एक्चुअली। तो अगेन Venus is a planet of sensual pleasure. Mars gives energy to that. It means again it results in the excess of sensual pleasure. इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस और भी हैं, जैसे वीनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन, ये भी आजकल आपको बहुत देखने को मिलेगा, और वीनस मार्स केतु का भी कॉम्बिनेशन। तो जब वीनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ऐसे लोग तो हमेशा अपोजिट सेक्स को धोखा ही देते हैं। दे आर नेवर ट्रस्टवर्दी, यू कांट रिलाई ऑन देम। और हमेशा उनका जो इंटेंशन है वो यही है कि अपोजिट सेक्स को धोखा देना है। और हम लोग देखते भी हैं इतने सारे केसेस की उसने इतनी जगह शादी कर ली, उसने इतनी जगह शादी कर ली। दे फॉल इन दिस कैटेगरी, जो कॉम्बिनेशन है वीनस मार्स राहु का। ऐसे ही जो वीनस मार्स केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी दे आर हाईली सेंसुअल, बट दे गेट इन्वॉल्व इन सम सेक्स स्कैंडल आल्सो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे नहीं माने गए। तो अगर हम देखते हैं किसी के हॉरोस्कोप में या कोई हमसे कंसल्ट करने आता है, गाइडेंस लेने आता है, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इट्स रियली डेंजरस फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, उसके लिए भी हम किस तरह से देखें। तो जो हमारा 5th हाउस है वो कहते हैं कि लव का है, रोमांस का है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5th हाउस एक ऐसा हाउस है
which makes your personality very attractive. 5th हाउस अगर आपका बहुत वेल प्लेस्ड है तो आप देखिए ऐसे लोगों को लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स। तो 5th हाउस अगर किसी का वेल प्लेस्ड है तो नेचुरली अपोजिट सेक्स का उसके प्रति अट्रैक्शन रहता ही है। और जब 5th हाउस का संबंध 7th हाउस के साथ हो जाता है, इसका मतलब अट्रैक्शन हुआ और it is also associated with the 7th house, it means that attraction that turns into marriage। तो हम उसको लव मैरिज कह देते हैं कि लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है अगर 5th और 7th हाउस के का आपस में एसोसिएशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5th और 10th हाउस का एसोसिएशन होता है, तो ऐसे लोगों का आप देखिए कि वर्क प्लेस पर बहुत अपोजिट सेक्स के लोग अट्रैक्ट होते हैं, काफी उनके रिलेशंस होते हैं। बट अगर ये एसोसिएशन अगर 7th हाउस के साथ भी हो जाता है तो अट्रैक्शन वर्क प्लेस पर हुआ और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया। अगर 7th हाउस का एसोसिएशन नहीं है तो इसका मतलब वो अट्रैक्शन है वर्क प्लेस तक ही रहेगा, वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम लग्न चार्ट से देखेंगे, then we can have some rough idea about the marital happiness, or if there is any problem in the marital relation, that also we can see from the lagna chart। फिर हम जैसे कहा था कि नवांश चार्ट से या जो भी डिविजनल चार्ट होता है उससे हम एग्जामिन करते हैं कि जो इंडिकेशन हमको लग्न चार्ट से मिले वो वाकई में ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उसके बारे में डिटेल हम एग्जामिन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट। बट जैसा कहा कि मैरिज के अलावा जो नवांश चार्ट है वो जनरल फॉर्चून को भी बताता है और आपकी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल परस्यूट्स होते हैं उनको भी बताता है। तो ये एक तरह का this is more than a divisional chart of marriage. This is less like a all purpose लग्न चार्ट। और नॉर्मल केस में भी क्योंकि हम उसको लग्न चार्ट के साथ बनाते हैं, उसका पर्पस है कि हम जब भी कोई प्लैनेट को देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को देखते हैं, तो भी साइमल्टेनियसली वेरीफाई फ्रॉम द नवांश चार्ट आल्सो। जैसे कोई प्लैनेट अगर लग्न चार्ट में उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, और डिविजनल चार्ट में डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो हम स्ट्रेट अवे वी कैन से कि उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई प्लैनेट वीक है लग्न चार्ट में, मान लीजिए नीच का है और नवांश चार्ट में उच्च का हो जाता है या और अच्छी पोजीशन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि प्लैनेट को कुछ स्ट्रेंथ मिल जाती है। इसी तरह से जो वर्गोत्तम का कंसेप्ट था कि जब भी कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में और डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में होते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्लैनेट वर्गोत्तम हो गया। तो नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होने का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि उसकी वजह से प्लैनेट को बहुत स्ट्रेंथ मिल जाती है जैसे ही कोई प्लैनेट नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होता है। और पर्टिकुलरली अगर नवांश चार्ट में लग्न भी वर्गोत्तम है, जो असेंडेंट का साइन है आपका लग्न चार्ट का, वही असेंडेंट अगर नवांश चार्ट में है तो देन असेंडेंट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। और हम लोग जो डिस्कस भी करेंगे कि जो वर्गोत्तम होने का जो प्रिंसिपल है with reference to नवांश chart, it's very very relevant, it becomes very important, planet becomes very strong in that case। तो हम लोग थोड़ा सा अभी नवांश चार्ट को डिस्कस करते हैं। नवांश चार्ट का मतलब होता है कि राशि का नवा हिस्सा, हम राशि को हम जो है 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और अगर आप 30 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देन यू फाइंड दैट ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। हर पार्ट जो है 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक राशि में 9 नवांश होते हैं। पहला नवांश 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा 320 to 640, थर्ड इज फ्रॉम 640 to 10, फोर्थ इज फ्रॉम 10 to 1320, fifth is 1620, sixth is up from 1640 to 20, seventh is from 20 to 2320, and eighth is from 2320 to
2640 and 9th is from 2640 to 30 degree. तो ये राशि के हमने 9 हिस्से कर दिए, या हम कहेंगे कि राशि के 9 नवांश हो गए। अब जो साइन है हमारी, जो 12 राशियां हैं, उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है मूवेबल साइन, एक होते हैं फिक्स्ड साइन, और एक होते हैं डुअल साइन। चल राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियां, मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल साइन। मूवेबल साइन होते हैं 1, 4, 7, 10, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। फिक्स साइन होते हैं 2, 5, 8, 11, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। और जो डुअल साइन होते हैं वो 3, 6, 9, 12 होते हैं, जेमिनी, वर्गो और सजिटेरियस एंड पाइसिस। और नवांश चार्ट बनाने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसमें हमने जो मूवेबल साइन होते हैं, मतलब 1, 4, 7, 10, उसमें जो पहला नवांश शुरू होता है वो उसी साइन से शुरू होता है। जैसे ये 4 मूवेबल राशियां हैं, 1 है, 4 है, 7 है और 10 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला नवांश है वो उसी साइन से शुरू हो रहा है। जैसे 1 नंबर राशि में, एरीज राशि में, पहला नवांश 1 नंबर से शुरू हो रहा है। कैंसर साइन में 4 नंबर राशि है तो पहला नवांश 4 नंबर से शुरू हो रहा है। लिब्रा साइन है, 7 नंबर राशि है तो पहला नवांश 7 नंबर से शुरू हो रहा है। कैप्रिकॉर्न साइन है, 10वीं राशि है तो पहला नवांश 10वें साइन से शुरू हो रहा है। तो कह सकते हैं कि फॉर ऑल मूवेबल साइन, फर्स्ट नवांश विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम साइन। और जो फिक्स्ड साइन है 2, 5, 8, 11, उसमें पहला नवांश इज 9th फ्रॉम द साइन। पहला नवांश इज 9 उस साइन से नवा। जैसे सेकंड राशि इज द फिक्स साइन, तो 2 से आप 9 काउंट करेंगे तो 10 नंबर आएगा। 2 से 9 काउंट करेंगे तो 10 नंबर आएगा। ऐसे ही अगर लियो से आप 5 नंबर से 9 काउंट करेंगे तो 1 नंबर आएगा। स्कॉर्पियो 8 नंबर है, उससे आप 9 काउंट करेंगे तो 4 आएगा। और कैप्रिकॉर्न से अगर 9 साइन करेंगे, काउंट करेंगे तो 7 आएगा। तो फिक्स साइन में पहला नवांश इज 9th फ्रॉम द साइन। और जो डुअल साइन बचे 3, 6, 9, 12, उसमें जो पहला नवांश शुरू होता है दैट इज 5th फ्रॉम द साइन। जैसे ये 3 नंबर है डुअल साइन, तो 3 नंबर से अगर आप 5 काउंट करेंगे तो दैट इज 7। 6 नंबर है, 5 काउंट करेंगे तो 10 हो जाता है। 9 से 5 काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 12 से 5 काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये नवांश चार्ट को बनाते हैं। और इस चार्ट की आपको बहुत जरूरत पड़ती है, बार बार आपको बनाना भी पड़ता है। तो हो सकता है कि बहुत जगह आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी ना मिले, तो वन हैज टू नो हाउ टू मेक दिस चार्ट आल्सो। और उसका जो सिंपल तरीका है याद करने का, अगर ये सब चीजें याद नहीं भी रहती आपको, तो यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं कुछ ये सीक्वेंस 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4। इसको सिर्फ आप याद कर लीजिए कि जो हम लोग क्वाड्रेंट काउंट करते थे, केंद्र स्थान काउंट करते थे 1, 4, 7, 10, ये जस्ट हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं 1, 10, 7, 4। तो ये याद अगर हो जाएगा 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4, तो आपको ये चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नवांश है, मतलब कितना डिग्री है प्लैनेट की और किस साइन में है, तो आप अपने आप ही उस चार्ट को बना सकते हैं। नवांश का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी प्लैनेट की डिग्री 14 डिग्री का कोई प्लैनेट है, और लेट अस से कि वो लियो साइन में 14 डिग्री का उसका प्लेसमेंट है लग्न चार्ट में। तो 14 डिग्री में जो नवांश होगा कौन सा हुआ, ये वाला नवांश हुआ 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक, दिस इज द 5th नवांश। और लियो साइन में है तो लियो साइन ये है 5 नंबर यहाँ पर, तो इसका मतलब नवांश चार्ट में उस साइन का प्लेसमेंट 5 नंबर साइन में होगा। तो इस तरह से हम सारे प्लैनेट का प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं नवांश चार्ट में। अब जो चार्ट को डिस्कस करने से पहले और कुछ चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि नवांश को में भी कुछ जो पोर्शन हैं वो बहुत शुभ माने गए, और पर्टिकुलरली जो जितनी भी हमारी राशियां हैं
और राशियों में एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जिसको कि हम पुष्कर पार्ट कहते हैं उस राशि का, पुष्कर पार्ट उस राशि का, पुष्कर भाग जो है उस राशि का हम कहते हैं। जैसे कि एरीज साइन में 21 डिग्री, ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी ऑस्पिशियस पॉइंट। एरीज साइन में 21 डिग्री, टॉरस साइन में 14 डिग्री, जेमिनी साइन में 24 डिग्री, कैंसर साइन में 7 डिग्री। इसी तरह से हर साइन में आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट है जो कि बहुत ऑस्पिशियस या शुभ हिस्सा होता है, और उस टाइम अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो एक तरह से हम कहेंगे कि बहुत अच्छा मुहूर्त है किसी भी काम को करने के लिए, या उस टाइम में हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त वगैरह निकाले हुए। तो हर राशि में एक पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि हर राशि में एक पॉइंट है जो कि हम पुष्कर पार्ट हम उसको कहते हैं उसका। तो मान लीजिए आपको कोई काम करना है बहुत जरूरी, कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप मुहूर्त वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते या पॉसिबल नहीं है उस टाइम वेट करने के लिए, तो आप देखते हैं कि हर साइन लग्न जो है हर 2 घंटे में चेंज होती है। एवरी जो लग्न है इट विल चेंज इन अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। तो हर 2 घंटे में ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। जो भी लग्न उस समय राइज कर रही है, जिस टाइम आपको काम करना है उस टाइम आपको सिर्फ लग्न देखना है कि कौन सा लग्न है, और उस लग्न में जब ये डिग्री आ जाती है तो इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम। कोई भी आपको शुभ काम करना है तो बड़ी आसानी से बड़े आराम से आप कर सकते हैं। एंड दीज आर नोन एज द पुष्कर पॉइंट्स ऑफ द राशि या पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि, एंड दीज आर वेरी ऑस्पिशियस पॉइंट इन एनी ऑफ दिस राशिस। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुहूर्त के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी शुभ काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रेलिवेंट हो जाते हैं, और इसमें आप बिना मुहूर्त निकाले हुए भी कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, ये जो राशियों के पॉइंट हैं जो पर्टिकुलर डिग्री हैं, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग वी हैव द नवांश आल्सो। और जब आप इन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नवांश निकालेंगे फ्रॉम द टेबल दैट वी हैव जस्ट नाउ सीन एक्चुअली, तो आपको पता लगेगा कि जो 159 साइंस हैं फियरी साइंस, उसमें जो 7th और 9th नवांश होता है वो पड़ता है उसमें। अर्दी साइंस में जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है उसमें 3rd नवांश और 5th नवांश होता है। एरी साइन में जो 3, 7, 11 है उसमें 6th नवांश एंड द 8th नवांश होता है, और वॉटरी साइंस में 4, 8, 12 में 1st नवांश एंड द 3rd नवांश। ये जो नवांश हैं विच आर corresponding to the पुष्कर पार्ट ऑफ द राशिस, इनको हम कहते हैं पुष्कर नवांश। और जैसे पुष्कर पार्ट बहुत ऑस्पिशियस होता है, तो ऐसे ही पुष्कर नवांश भी बहुत ऑस्पिशियस हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ नवांश। तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो हमने देखा कि पुष्कर पार्ट में एवरी लग्ना राइजेस इन एवरी 2 आवर्स, और जब ये नवांश को आप काउंट करेंगे तो दीज आर 24 नवांश। तो ये 24 पुष्कर नवांश है। तो जब लग्न जो है 2 घंटे में एक बार राइज करती है, तो उसी तरह से पुष्कर नवांश जो है वो हर घंटे राइज करता है। मतलब इन एवरी आवर यू फाइंड ए पॉइंट विच इज ए पुष्कर नवांश। तो अगर ऐसा मिल जाता है आपको कि इवन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑस्पिशियस टाइम इन एवरी आवर, तो देन आल्सो यू कैन डिपेंड ऑन दिस पुष्कर नवांश, और ये देखकर कि जब पुष्कर नवांश राइज कर रहा है तो उस टाइम भी आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। बट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये नवांश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है तो दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रेडिक्शंस, these planets become very strong if they are placed in the पुष्कर नवांश also. तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। कोई अगर प्लैनेट पुष्कर नवांश में है तो इसका मतलब वो प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हम इसका जो यूज करते हैं वो मुहूर्त में तो करते ही हैं, और प्रश्न चार्ट वगैरह जब बनाते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसमें भी करते हैं, और
लग्न चार्ट में भी देखते हैं कि कोई प्लैनेट पुष्कर नवांश में तो प्लेस्ड नहीं है। अगर पुष्कर नवांश में अगर प्लैनेट प्लेस्ड होता है तो दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो आपने देखा 24 नवांश, पुष्कर नवांश, इसमें से कुछ नवांश जो है वो वर्गोत्तम हो जाते हैं। इसका मतलब जो राशि लग्न चार्ट में होगी वही राशि नवांश चार्ट में भी होगी। तो ये जो 3 नवांश हैं, 5th नवांश इन द टॉरस साइन, 1st नवांश इन द कैंसर साइन एंड द 9th नवांश इन द सेजिटेरियस साइन, तो ये वर्गोत्तम हो जाते हैं। पुष्कर नवांश में भी वर्गोत्तम नवांश हो गए, तो इट मीन्स दे गेट एडिशनल पावर, और भी पुष्कर नवांश से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 नवांश ऐसे हैं कि ये वर्गोत्तम होते हैं। तो सर इसका ये मतलब कैसे कैलकुलेट होते हैं? है जी, ये कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे ये कैलकुलेट? मैंने कहा कि यहाँ पर हर साइन की डिग्री है। जी हाँ तो लेट अस से कि एक नंबर साइन है, उसकी 21 डिग्री है। जी एक नंबर साइन है, 21 डिग्री है। नाउ लेट अस सी द चार्ट हियर। एक नंबर साइन है ये, जी डिग्री 21 है, तो कौन सा नवांश हुआ? ये वाला 7th नवांश। जी और इसका कौन सा साइन हुआ? एरीज। नहीं नहीं नहीं, एरीज साइन लिब्रा में सर, 21 लिब्रा। डिग्री पर कौन सा नवांश होगा? दिस इज 7 7th नवांश, लिब्रा। हाँ लिब्रा। लिब्रा। तो हम जी। कहेंगे कि ये पुष्कर नवांश हो गया। ओके तो जितने भी जो जिनके लॉर्ड बेनिफिक हैं, व्हाई दे आर नोन एज पुष्कर नवांश, व्हाई दे आर नोन एज ऑस्पिशियस नवांश, बिकॉज दे हैव ऑल बेनिफिक्स एज देयर लॉर्ड। ओके वही रीजन है इसका। जैसे कि आपने ये देखा कि फर्स्ट में जी, 7 नवांश आता है, 7 साइन आता है। अब जी। दूसरे में देखिए 14 डिग्री है, जी तो 14 डिग्री का कौन सा नवांश आएगा? आप देखिए यहाँ पर 3 डिग्री। ये आएगा, ये वाला, जी हाँ क्योंकि 1320 से लेकर 1640 तक ये वाला 5वां नवांश हुआ। इसका जी। लॉर्ड क्या है? सन। 2 नंबर है, टॉरस है, वीनस। वीनस हुआ। इसका लॉर्ड भी वीनस हुआ। तीसरे में देखिए 24 डिग्री, इन थर्ड साइन 24 डिग्री। इसमें कौन सा है? थर्ड साइन ये है। ओके 24 डिग्री कहां पर आएगा? यहाँ पर सेकंड टॉरस। अगेन वीनस। 5th साइन में 21 डिग्री है, 21 तो ये तो देख लो। ये यहाँ देखिए 9th साइन में 21 डिग्री है, मान लीजिए 9th साइन में 21 डिग्री, तो वो कहाँ पर आया? 9th साइन ये है, और 21 डिग्री क्या हुआ? ये वाला हुआ, लिब्रा। अगेन वीनस। वीनस। और कुछ में जुपिटर आएगा, आप देखेंगे, एक मिनट। जैसे 11th साइन में 24 है, जी 11th साइन ये है, जी और इसमें भी वीनस आया है। बट कुछ केसेस में यू विल फाइंड इट इज जुपिटर आल्सो। कई ओके केसेस में या तो जुपिटर होगा या वीनस होगा, या ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिब्रा और पाइसेस और कैंसर, ये 3 ही साइन है जिनके ये नवांश होते हैं, मतलब जुपिटर और वीनस या मून इनका लॉर्ड होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये शुभ प्लैनेट लॉर्ड है इनके, तो इसीलिए हम इनको पुष्कर नवांश कहते हैं कि ये आपके लिए शुभ है। तो सर इसको लगन में देखेंगे या नवांश चार्ट D9 में देखेंगे? कैसे, मतलब आप? सर नहीं समझ में आया। देखिए हम बात कर सर रहे कोई एक हैं, एग्जाम्पल से कोई चार्ट ले लो सर। लेट अस सी, चलो ये है, मान लीजिए कि सन है, एक कोई प्लैनेट ले लीजिए, मून ले लीजिए। चलिए, मून की जो डिग्री है यहाँ पर कितनी है? पाइसेस साइन में 3 डिग्री 21 मिनट्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि पाइसेस साइन में मून इज प्लेस्ड एट 3 डिग्री एंड 20 मिनट। तो कौन सा नवांश हुआ ये? कौन सा नवांश हुआ? एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो फर्स्ट नवांश है, फर्स्ट नवांश। और पाइसेस साइन में फर्स्ट नवांश किस साइन का होगा?
पाइसेस साइन में फर्स्ट नवांश किस साइन का लिब्रा? होगा? वर्गो 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 बुध 11074 अभी मैंने बताया आपको, उसको याद रखिए, देन इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू। 11074 कैंसर। कैंसर होगा, तो इसका मतलब मून इज फॉलिंग इन द कैंसर साइन इन नवांश चार्ट। और जो हमने देखा अभी यहाँ पर, पाइसेस साइन में जो डिग्री है 7 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये मून थर्ड नवांश में होता तब हम कहते हैं कि पुष्कर नवांश में प्लेस्ड है। अगर ये मून जो है जिससे पुष्कर नवांश होता है 12वें साइन में 7 डिग्री का, तो अगर ये 12th साइन में 7 डिग्री पर होता, या हम कहेंगे कि थर्ड नवांश अगर होता, क्योंकि पहला नवांश तो 3 डिग्री 20 मिनट हो गया, सेकंड नवांश इज 6 डिग्री 40 मिनट, दिस फॉल्स इन द थर्ड नवांश। तो अगर मून की डिग्री 640 से लेकर 10 तक होती तब हम कहते हैं कि मून इज प्लेस्ड इन द पुष्कर नवांश। बट यहाँ पर जैसा हमने देखा कि मून पुष्कर नवांश में नहीं है, तो ये जो डिग्री है और इस डिग्री के करस्पॉन्डिंग यही है कि 1 नंबर साइन में 7वां और 9वां नवांश होगा पुष्कर नवांश, 5 नंबर साइन में भी 7th और 9th होगा, और 9 नंबर साइन में भी 7th और 9th नवांश होगा। और इसी तरह से बाकी सब साइन में भी कौन कौन से नवांश पुष्कर नवांश होते हैं, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। सर इसका मतलब हर हॉरोस्कोप में नहीं होगा पुष्कर, जरूरी नहीं है कि हर हॉरोस्कोप में हो पुष्कर नवांश। नहीं नहीं, कहाँ, बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, एक ही डिग्री है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आप देखेंगे भी कि अगर कोई प्लैनेट पुष्कर नवांश में है तो इट एंटायरली चेंजेस द कंप्लेक्शन ऑफ दैट प्लैनेट, इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग प्लैनेट। सर ऑटो कैलकुलेटेड नहीं आता क्या किसी सॉफ्टवेयर में कि नहीं, उसमें आए पुष्कर कैलकुलेट नहीं होता इसमें, वो आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा। हाँ सर, इसमें राहु केतु भी आएंगे? किसमें? नहीं, राहु केतु नहीं है। ये कहा कि पुष्कर नवांश वही है जिनके की लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। ओके, या तो इनका हम पुष्कर नवांश का यूज करेंगे 2 चीजों में, एक मुहूर्त के लिए, और जैसा मैंने कहा कि एवरी आवर you get a pushkar navash, so at least every hour you can find a suitable time, auspicious time, जिसमें कि आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और अगर राशि के हिसाब से जाना है कि कौन सी राशि राइज कर रही है, उसमें वो पर्टिकुलर डिग्री जब राइज करती है तो उस टाइम भी आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आई टोल्ड यू दैट इफ एनी प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द पुष्कर नवांश देन दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी पावरफुल। और पुष्कर नवांश में भी जो 3 नवांश हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, दे आर द वर्गोत्तम पुष्कर नवांश। तो अगर वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में तो देन इट्स रियली ए वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। फिर अब हम आते हैं कि D9 चार्ट से हम क्या क्या चीजें एग्जामिन करते हैं। और D9 चार्ट सर इसमें सर एक सेकंड प्लीज जी, सर, इसमें तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम जैसे चार्ट उठाएं और उसमें देखें जुपिटर या वीनस जो भी बेनिफिक हैं, ये 2 में से कोई भी एक नवांश वाली डिग्री में आ रहा है या नहीं। हाँ उसमें पॉसिबिलिटी है। हाँ तो फिर किसी और प्लैनेट का तो आई थिंक देखने का जरूरत नहीं है, ये बस कैंसर मून का भी आई थिंक देख सकते हैं। उसी में देखिए 3 साइन में हो सकता है, या तो मून हाँ। वाले साइन में होगा या वीनस की या जुपिटर की साइन में। हाँ तो इन 3 प्लैनेट्स की डिग्रीज देख लें और फिर देख लें वो कहाँ आ रही है। बस 3 जो नवांश चार्ट में आप देखिए कि जो वीनस के, जुपिटर के और मून के साइन में कोई प्लैनेट है या नहीं है। मरकरी तो है सर? नहीं, मरकरी नहीं था। नहीं 3 ही है, पाइसेस, वर्गो है ना, ये कैंसर। नवांश वर्गो का भी है। हाँ वर्गो का भी है हाँ, एक, हाँ। राइट, वर्गो भी है, राइट। ये है सेजिटेरियस है, टॉरस है, वर्गो है और कैंसर है। तो इन 4 अगर राशियों में आ रहे हैं प्लैनेट तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये पुष्कर नवांश है या नहीं है। ठीक है जी। Now what we do with the नवांश चार्ट, हम क्या क्या चीजें उससे हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उससे एग्जामिन कर सकते हैं। तो पहला तो यही है कि मैरिज का है, रीजंस फॉर सक्सेस और फेलियर इन द लव एंड द मैरिड लाइफ।
फिर जैसे कहा कि कुछ ये जनरल पर्पस चार्ट भी है, तो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो भी हम इससे देखते हैं, क्योंकि आजकल वो भी बहुत प्रॉब्लम है। कोई डिफरेंट टाइप के अननेचुरल सेक्स है, ओरल सेक्स है, या और भी जैसे कई जो अननेचुरल टाइप के सेक्सेस होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट आल्सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नवांश चार्ट। देन वाइटल फीचर एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ स्पाउस, कि स्पाउस के जो क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या नेचर है। और फिर मैंने कहा कि हम इसको हमेशा लग्न चार्ट के साथ बनाते हैं, सो दैट वी कैन चेक द स्ट्रेंथ आल्सो ऑफ द ईच प्लैनेट, कि अगर लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट है तो नवांश चार्ट में उसका प्लेसमेंट कैसा है, और उसी हिसाब से हम उसकी स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। कि अगर लग्न में बहुत अच्छा प्लेस्ड है और नवांश में अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो वीक हो जाता है, और अगर लग्न में वीक होता है और नवांश में अच्छा होता है तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर दोनों में ही स्ट्रांग हो तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल प्लैनेट। फिर accuracy of predictions, naturally, because once we know the strength of each planet, their placement in the lagna as well as in the navansha chart, then we can be more accurate in our predictions also. Then कोई remedies for problems in the married life, उसका हमें थोड़ा सा और better idea हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी religious and spiritual pursuits हैं, जो गतिविधियां हैं, वो भी हम नवांश चार्ट से देखते हैं। तो सोल्स ओवरऑल पाथ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वो भी एक इंडिकेट करता है। देन इट हेल्प्स अस इन द रिजल्ट्स ऑफ दशा अंतरदशा, कि हम जो एक पर्टिकुलर दशा अंतरदशा के रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो उन प्लैनेट की पोजीशन हम नवांश चार्ट में भी देख लेते हैं, कि अगर वो दशा अंतरदशा लॉर्ड नवांश चार्ट में भी अगर वेल प्लेस्ड हैं, तो देन जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिकॉज एवरीबॉडी कीप्स ऑन आस्किंग कि हम इष्ट देवता कैसे डिसाइड करें, तो इष्ट देवता भी जो है हम नवांश चार्ट से डिसाइड करते हैं। और इष्ट देवता डिसाइड करने के लिए जो कारक होते हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़े हैं कारक, वो परमानेंट कारक हैं। जैसे सन कहा कि सन इज द कारका फॉर द सोल, सन इज द कारका फॉर द फादर, मून इज द कारका फॉर द माइंड। लेकिन जो इष्ट देवता निकालने के लिए हम कारक का इस्तेमाल करते हैं, वो जैमिनी कारक होते हैं। वो बेसिकली हम उनको चर कारक कहते हैं या मूविंग कारक कहते हैं, क्योंकि वो कारक परमानेंट नहीं है। They depend on the position of the planet in your birth chart. और जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट होता है, वो जेमिनी सिस्टम से आपका आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है, एंड दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज कंसर्न। तो हम इष्ट देवता का जो निकालेंगे, जब आप देखेंगे कि हम उस आत्मकारक प्लैनेट का प्लेसमेंट हम देखते हैं नवांश चार्ट में, और उसकी हेल्प से हम जो इष्ट देवता निकालने की कोशिश करते हैं। फिर जो हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी है, प्रश्न कुंडली, और आप देखते हैं कि कई बार हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और किसी भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो उस टाइम का हॉरोस्कोप बनाता है, एंड देन ही ट्राइज टू आंसर दैट योर क्वेरी। तो पर्टिकुलरली जब जो लॉस्ट ऑब्जेक्ट या के बारे में, कोई चोरी के बारे में कोई प्रश्न होता है, तो उसका भी हम नवांश चार्ट में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और चोरी के प्रश्न के लिए हम 3 चार्ट इस्तेमाल करते हैं। एक लग्न चार्ट होता है, एक दृष्टांश चार्ट होता है, एक नवांश चार्ट होता है। और बहुत बार आप देखते हैं कि जब हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अबाउट द मिसिंग आर्टिकल, तो वो एकदम से कहता है कि घर में आपके ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, वो ही विल ट्राई टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर पर्सन, कि मेल है, फीमेल है, इस तरह के कपड़े पहनता है, पहनती है, ये नेचर है, वो नेचर है। तो आपको ताज्जुब होता है कैसे बता दिया इसने, बट इट्स वेरी इजी, बिकॉज उस टाइम हम दृष्टांश चार्ट का D3 चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जोडियक में क्योंकि एक राशि में 3 दृष्टांश होते हैं, तो इसलिए 12 राशियों में 36 दृष्टांश होते हैं।
and each दृष्टांश it describes a particular person. तो जब आप इनकी characteristics देखेंगे of each दृष्टांश, then you find कि each दृष्टांश is describing a particular person. It completely describes the forms and characteristics of each person, male, female, what type of clothes, what type of nature, all those things actually. तो हमसे सिर्फ ये देखना पड़ता है कि जो दृष्टांश में कौन सा दृष्टांश राइज कर रहा है, जब वो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आया है, तो उसकी मदद से we try to describe the complete form of the thief actually. और उसमें हम नवांश चार्ट का भी यूज करते हैं, क्योंकि नवांश चार्ट की मदद से हमें ये पता लगता है कि नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट। और देखा होगा आपने कि बहुत बार एस्ट्रोलॉजर बता भी देते हैं कि आपकी इस तरह की चीज की चोरी हुई है, कोई गोल्ड का हुआ है या कुछ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं या कुछ और चोरी हुआ है। दैट आल्सो वी ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लग्ना ऑफ द नवांश चार्ट। तो हम नवांश चार्ट का भी इस्तेमाल उस प्रश्न का आंसर देने के लिए या चोरी के प्रश्न का आंसर देने के लिए उसको भी हम बहुत उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों में सर ये प्रश्न कुंडली कैसे बनती है? प्रश्न कुंडली का अलग से पूरा एक कोर्स है एक्चुअली में, दिस इज ए सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, बट बेसिकली अब मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछने आता है आपसे, जब भी कोई क्वेश्चन पूछने आता है तो उस टाइम का आप हॉरोस्कोप बनाते हैं, उस टाइम का, एंड दैट इज योर प्रश्न कुंडली। और उस प्रश्न कुंडली में प्लैनेट की क्या पोजीशन है। और देखिए कोई भी जब हम कहते हैं कि हॉरोस्कोप स्ट्रांग होता है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि लग्न तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। किसी भी प्रश्न का पॉजिटिव आंसर होने के लिए द लग्न शुड बी वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम। जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा वो प्रश्न का आंसर पॉजिटिव नहीं होगा उसमें जो है। और इसके अलावा एक हम कहते हैं कि कार्येश बोलते हैं, द सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस। मान लीजिए कोई मैरिज के बारे में क्वेश्चन पूछने आया कि मेरी मैरिज होगी या क्या प्रॉब्लम है या जो भी है, तो यू हैव टू सी द 7th हाउस। तो 7th हाउस कुछ फेवर कर रहा है तो नेचुरली मैरिज हो जाएगी, अगर 7th हाउस भी अगर नेगेटिव है तो शादी नहीं होगी। तो दिस इज द जनरल वे बाय विच वी ट्राई टू एग्जामिन दिस प्रश्न कुंडली, वी कॉल इट। सर ये मतलब हमें अपने हाथ से बनानी या इसका भी? हाथ से, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछने आया मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं इस टाइम का एक हॉरोस्कोप बना दूंगा जैसे हम नॉर्मल हॉरोस्कोप बनाते हैं। मेथड इज सेम, एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जैसे मान लीजिए कि इस टाइम 5 बज रहा है मान लीजिए, और 17 अक्टूबर को 5 बजे दिल्ली में जो बर्थ चार्ट बनाना है वो आप बर्थ चार्ट बना देंगे, दैट इज योर प्रश्न कुंडली। ठीक है, ओके सर, क्लियर। अच्छा, इससे पहले हम जो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं 64th नवांश, या इसको हम खर नवांश भी बोलते हैं। और 64th नवांश इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट इन एनी बर्थ चार्ट, 64th नवांश। और जब हम 64th नवांश की बात कर रहे हैं तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं, जैसे आप जानते हैं एक राशि में 9 नवांश होते हैं। तो 64th नवांश किस राशि में पड़ेगा? 9 7 जा 63। तो जो लग्न से अगर हम 64th नवांश निकाल रहे हैं तो लग्न से 8th हाउस में होना चाहिए, क्योंकि एक राशि में 7 नवांश होते हैं और 64th नवांश की बात हो रही है। इसका मतलब लग्न से अगर हम निकाल रहे हैं 64th नवांश तो दिस शुड फॉल इन द 8th हाउस फ्रॉम द लग्न। अगर हम मून से 64th नवांश निकाल रहे हैं तो मून से जो 8th राशि होगी उसमें जो है 64th नवांश फॉल करेगा। या 64th नवांश हम किसी भी प्लैनेट से भी निकाल सकते हैं कि शनि से अगर हमें 64th नवांश देखना है तो शनि से जो 8वें घर में राशि होती है उस राशि में 64th नवांश होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री
वी कैन फाइंड आउट कि जो उस राशि में जो 64th नवांश है वो किस साइन में है। तो उसका लेट अस सी द मेथड फर्स्ट एक्चुअली, तो उसके बाद हम करेंगे। लेट अस से कि ये लग्न चार्ट है और ये नवांश चार्ट है, और हमें लग्न से 64th नवांश निकालना है। लग्न से 64th नवांश निकालना है। तो लग्न यहाँ पर ये है, तो इससे जो 64th, जैसे मैंने कहा कि 8th साइन में फॉल करना चाहिए, तो नवांश जो 64th नवांश होगा दैट विल बी इन द वर्गो साइन। पहली चीज 64th नवांश शुड बी इन दिस साइन, दैट इज द वर्गो साइन। और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री वी कैन फाइंड आउट कि वर्गो साइन में कौन सा नवांश है। अगर यहाँ मान लीजिए 5 डिग्री है लग्न अगर, तो नेचुरली सेकंड नवांश हो गया वर्गो साइन में। बट उसको मालूम करने का आसान तरीका ये है कि ये तो पता लग गया कि जो 64th नवांश है दैट इज इन द वर्गो साइन, बट वर्गो साइन में कौन सा नवांश है वो आपको सिर्फ लग्न से जो 4th साइन होगा, लग्न से जो भी 4th साइन होगा दैट विल बी द 64th नवांश फ्रॉम द लग्ना। जैसे हम कहेंगे कि लग्न का जो 64th नवांश है दैट इज इन द वर्गो साइन एंड द नवांश इज कैप्रिकॉर्न। सिंपल है। जैसे मून से निकालना है, मान लीजिए हमें 64th नवांश, तो मून से हमने 8वीं पोजीशन देखी, ये है, तो मून का जो 64th नवांश होगा दैट शुड फॉल इन द लिब्रा साइन, राइट। और लिब्रा साइन में कौन सा नवांश होगा? 9 नवांश होते हैं एक राशि में जो है, तो मून यहाँ देखिए आप कहाँ पर प्लेस्ड है, मून इज हियर, मून इज हियर। तो आपने मून से चौथी पोजीशन देख ली, 1 2 3 4, तो 7th साइन में 7th ही नवांश हो गया, 7th साइन में 7th ही नवांश हो गया, वर्गो लिब्रा साइन में लिब्रा ही नवांश हो गया। सर ये फिक्स है कि 4th हाउस में ही देखना है? बस उससे 4th हाउस में, लग्न से का निकालना है तो लग्न से 4th हाउस, मून से निकालना है तो मून से 4th हाउस, किसी भी प्लैनेट से निकालना है तो उस प्लैनेट से 4th हाउस। इज इट सिंपल? हाँ सर, प्लैनेट से जो प्लैनेट स्थित है उससे या जो साइन प्लेस है उससे? प्लैनेट से, नॉट साइन। जैसे मैंने कहा कि लग्न से हमने कहा कि वर्गो साइन में 64th नवांश शुड फॉल, और हमने यहाँ लग्न से ही काउंट किया, तो लग्न से, लेकिन सर यहाँ तो मार्स प्लेस है ना सर। अगर 65th होएगा तो 5th हाउस में होगा। सुनिए तो सही कि हमने कहा कि लग्न से हमें 64th नवांश निकालना है, तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो 64th नवांश होगा अपने से 8वें साइन में नेचुरली। यस। तो अपने से 8वां साइन कौन सा हुआ इसका? ये साइन हुआ क्या नंबर साइन? वर्गो साइन। इसका मतलब वर्गो साइन में कोई सा नवांश 64th नवांश होना चाहिए जी, राइट। तो एक तो तरीका ये है कि इसको डिग्री आपको मालूम है तो उसी नवांश को यहाँ निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60+4 हो गया। बट सिंपल मेथड ये है कि नवांश चार्ट में लग्न से हम निकाल रहे हैं, तो लग्न से ही चौथी जगह को देखिए कौन सा साइन है, तो that will be the नवांश in the Virgo sign for 64th नवांश from the लग्ना। तो सर यहाँ तो ये कैप्रिकॉर्न है। हाँ बिल्कुल, 6ठे साइन में कैप्रिकॉर्न नवांश है। 6 साइन में तो 9 नवांश होंगे ना हर साइन में, तो उसमें कैप्रिकॉर्न साइन जो है दैट इज द एग्जैक्ट नवांश इन द वर्गो साइन। तो हम कहेंगे कि 64th नवांश फॉल्स इन द वर्गो साइन विच इज कैप्रिकॉर्न। ओके, क्लियर। हाँ, अब मून से देखिए, लेट अस से कि हमें मून से निकालना है, क्योंकि वी कैन फाइंड आउट 64th नवांश फ्रॉम एनी प्लैनेट और असेंडेंट। एक्चुअली मून से निकालना है, तो मून से 8वीं राशि होगा उसमें आएगा, तो मून से 8वीं राशि ये हो गई 7 नंबर, राइट। और यहां से आपने मून से चौथा जगह देख ली, चौथा स्थान कौन सा है, तो मून यहाँ पर प्लेस्ड है, इससे 4th ये है,
तो 7th साइन में 7th ही नवांश हो गया, वो 64th नवांश हो गया फ्रॉम मून। मान लीजिए आपको वीनस से निकालना है 64th नवांश, कि वीनस से 64th नवांश कौन सा होगा, बिकॉज 64th नवांश इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम असेंडेंट बट फ्रॉम मून एंड फ्रॉम एवरी प्लैनेट आल्सो। तो वीनस से 64th नवांश निकालना है हमें। तो वीनस से 8वीं पोजीशन देखिए आपने, ये है 5वीं जगह, 5 साइन हो गया, 5th साइन, 5th में 6th 5th साइन में पड़ेगा। और यहाँ पर वीनस कहाँ पर है, ये है, वीनस से 4th आपने काउंट किया तो ये छठा आ गया। तो लियो साइन में वर्गो नवांश है, दैट इज द 64th। वैसे इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब ये तो आ गया। सिंपल है, इसकी डिग्री देखिए आपने, मान लो वीनस की कुछ पर्टिकुलर डिग्री है, लेट अस से कि यहाँ पर कितनी 18 डिग्री डिग्री है जी, 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री में कौन सा होगा नवांश, 6 नवांश, 6 नवांश, 6 नवांश हुआ। जी, तो इसमें जी। यहाँ भी 6 नवांश होना चाहिए। इसमें भी जो है वो 6 नवांश होगा। और ये साइन कौन सा था, 5वां साइन है ये। और 5वां साइन में पहला नवांश किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। खुद उसी साइन से, वो उसी से होता है, नहीं 1 से होता है, उसी से नहीं होता, 1 से होता है। मूवेबल साइन में फर्स्ट नवांश, ये जो फिक्स साइन में फर्स्ट नवांश स्टार्ट्स फ्रॉम 9th फ्रॉम द साइन, 9th फ्रॉम द 5th इज 1। यस यस यस, तो 1 से 6 यहाँ भी हो गया, यहाँ भी जो 6 नंबर राशि आई है, ओके यस, तो वही आएगा अगर इफ यू गो बाय द डिग्री। बट उसमें क्यों आप उसमें पढ़ते हैं, बट देयर इज सिंपल मेथड एक्चुअली। So you just see the 4th position from that. Results will be same. Results will not change actually. वो आपको डिग्री विग्री देखेंगे, काउंट करेंगे, उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ऐसे अगर आप देख लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा उसमें जो है। तो हम किसी भी प्लैनेट से 64th नवांश निकाल सकते, जुपिटर से निकालना है मान लीजिए। तो जुपिटर से 8th कौन सी पोजीशन है, ये हुआ। तो हम कहेंगे कि जुपिटर का जो 64th नवांश है दैट इज इन द एक्वेरियस साइन, पहली चीज। और जुपिटर यहाँ कहाँ प्लेस्ड है, जुपिटर इज हियर। तो एक्वेरियस साइन में 1 2 3 4 8th साइन हो गया नवांश, दैट इज 64th नवांश। ये बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आपको किताबों से पता नहीं चलेगा कि कैसे निकालते हैं, बट आप डिग्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज सिंपलर मेथड एक्चुअली। तो इससे आप सीधा देख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नहीं तो सर फाइनली 64th नवांश वो है जो लगना में है या वो है जो D9 में है? हाँ, दोनों हो गए कि उस राशि में वो नवांश हो गया, ये भी 64th नवांश की राशि हो गई, इस राशि में पड़ेगा, इस राशि में ये नवांश हो गया, ये हम कहेंगे। बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज उस राशि में पड़ रहा है 64th नवांश, कौन सा पड़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। या जैसे हम कहते हैं कि जो किसी भी हाउस से 8th हाउस लॉन्गिविटी का होता है, खराब होता है उसका जी, तो वो भी साइन भी है और यहाँ नवांश भी हो गया, दोनों ही खराब हो गए एक तरह से जो है। वो हम ही देखेंगे, we take some example then I think it will more clear to you. तो इसका यूज क्या है 64th नवांश देखने का? आ रहे हैं, I'm coming to that actually. ओके। पहले तो कहा कि इट्स a very sensitive point in the birth chart. इसको हम देखते हैं for the important events in the life. और जब भी कोई प्लैनेट का जब ट्रांजिट होता है तो उससे पहले तो ये है कि हमें जो 64th नवांश कहाँ से देखना चाहिए। तो उसमें कहा कि जो हमारी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उसमें अलग अलग बातें मेंशन की इसके बारे में। जैसे जातक पारिजात है हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, तो कहता है कि नहीं 64th नवांश शुड काउंट फ्रॉम मून एंड दैट इज द रियल सेंसिटिव पॉइंट। जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है वो कहता है कि नहीं, आपको दोनों से काउंट करना चाहिए, मून से भी और असेंडेंट से भी। और प्रश्न मार्ग है वो कहता है नहीं, तीनों से काउंट करो, असेंडेंट से भी, मून से भी और वीनस से भी। और ये कहा गया कि जब भी कोई भी मेलिफिक प्लैनेट, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ मेलिफिक प्लैनेट वी आर टॉकिंग ऑफ
स्लो मूविंग मैलिफिक प्लैनेट। सन वन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सैटर्न है, राहु केतु है। तो जब भी कोई भी मैलिफिक प्लैनेट 64th नवांश के ऊपर गोचर करता है, और जब हम 64th नवांश की बात कर रहे हैं तो इट इंक्लूड्स बोथ साइन एज वेल एज द नवांश। अभी जैसे आपने कहा दोनों चीजें, साइन भी और नवांश भी। तो जब कोई भी मैलिफिक प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट जब 64th नवांश के ऊपर ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो इट गिव्स द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट, कि दे डैमेज it's a very serious problem or the long lasting effect you have in your life। और उसमें कहा कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट का ट्रांजिट होता है उसके रिजल्ट इतने ज्यादा बहुत सिग्निफिकेंट नेचर के नहीं होते, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजिट करता है। लेकिन अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट जो स्लो मूविंग प्लैनेट है तो वो ट्रांजिट करेगा तो उसके रिजल्ट आपको बहुत सीरियस मिलेंगे। और ये कहा कि जो रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ मैलिफिक प्लैनेट ओवर 64th नवांश बिकम मोर सीवियर इफ ए मैलिफिक प्लैनेट इज आल्सो पॉजिटेड देयर, कि ऑलरेडी अगर एक मैलिफिक प्लैनेट वहां पर ऑलरेडी है तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। और ये भी कहा कि when 64th नवांश लॉर्ड इज सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, और these planets are placed in 64th नवांश, and these planets are placed in the Trik house in the Lagna chart, but ये जो planet है ये लग्न चार्ट में Trik house में placed है। तो at that time it gives very serious long lasting effect। जैसे कहते हैं कि कोई unnatural death है नेटिव की, या ऐसे टाइम में जब कोई ब्लड रिलेशन पास भी नहीं होता। अब जो है एक दो हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, उससे पोजीशन और क्लियर हो जाती है। जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप है, और इसमें कहा कि जो अभी हम देखेंगे कि 64th नवांश फ्रॉम द असेंडेंट इज जेमिनी नवांश इन द एक्वेरियस साइन, एंड हर मदर डाइड व्हेन द सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन इन जून 1936। जैसे दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ इंदिरा गांधी एक्चुअली। तो हमने लग्न से 64th नवांश देखा, तो लग्न ये है 4 नंबर, तो 64th नवांश कहाँ होना चाहिए? इस साइन में, एक्वेरियस साइन में, यही है ना Yes. एट पोजीशन। राइट सर, राइट सर। और यहाँ नवांश में हमने देखा कौन सा नवांश होगा एक्वेरियस साइन में, तो लग्न से हमने 4 Third. काउंट किया, थर्ड जेमिनी। थर्ड हो गया। तो वही उसमें लिखा हुआ है कि जो एक्वेरियस साइन में जेमिनी नवांश इज द 64th नवांश फ्रॉम द लग्ना, एंड इट सेज दैट हर मदर डाइड व्हेन सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन। जब सैटर्न ने एक्वेरियस साइन को ट्रांजिट किया तो नेचुरली इट गिव्स द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तो हर मदर डाइड एक्चुअली। फिर 64th नवांश फ्रॉम सैटर्न से देखा हमने, तो कहते हैं एरीज इन द एक्वेरियस साइन, हर हस्बैंड डाइड व्हेन केतु वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन। तो हम मैलिफिक प्लैनेट से भी देख सकते हैं कि सैटर्न से जो 64th नवांश है, तो सैटर्न का प्लेसमेंट भी यहीं पर है, तो सैटर्न का जो 64th नवांश शुड आल्सो फॉल इन द एक्वेरियस साइन, इसी साइन में पड़ेगा। और कौन सा होगा वो यहाँ से सैटर्न से आप ये काउंट करेंगे, एरीज जो है। तो वी से दैट 64th नवांश फ्रॉम सैटर्न इज इन एक्वेरियस साइन एंड द नवांश इज द एरीज नवांश। तो सेम थिंग इट सेज कि her husband died when Saturn was तो सर मतलब हमें ट्रांजिट वाला भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी जो लाइफ की इवेंट होती हैं इस टाइप की,
you will find that it takes place when any planet, any malefic planet particularly, it transit the 64th Navansh, and particularly this is very important from Lagna as well as Moon actually. और दूसरा ये कहा कि अगर जब हम किसी भी प्लैनेट से देखते हैं 64th नवांश, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशंस हमको मिलते हैं उस टाइम, तो वो खत्म हो जाते हैं. we don't get the significations of that planet at that time. वो नलिफाई हो जाते हैं उस पीरियड के लिए, जब तक कोई मेलिफिक प्लैनेट अगर उस प्लैनेट से 64th नवांश में ट्रांजिट कर रहा हो. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस प्लैनेट सर जरा दोबारा बोलेंगे आप एक बार. अगर किसी भी प्लैनेट से के 64th नवांश में जब कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, तो उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो हमें उस टाइम नहीं मिलते हैं. I hope it's clear now. ओके सर. Yeah. हाँ क्लियर. अब ये है बीवी सर रमन. ऐसे तो फिर सर सारे साइंस के 64 तो कोई ना कोई आते रहेगा, तो मींस. हाँ, बट जैसे मैंने कहा कि सिग्निफिकेशंस पोस्टपोन हो जाते हैं, दैट मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको लग्न और मून से तो देख ही लेना चाहिए कि उस टाइम कोई ऐसा प्लैनेट ट्रांजिट तो नहीं कर रहा. सैटर्न है, राहु केतु है, एंड दे गिव द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. आप देखिए अपना, जस्ट यू सी द वेरियस हॉरोस्कोप्स, तब आपको पता लगेगा कि उस टाइम ये पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम आएगी, पर्टिकुलर क्या हो सकता है वो नहीं हम गेस कर सकते. वो इससे पता नहीं चलेगा, वो तो बाकी पोजीशन से पता लगेगा, बट ये लगेगा कि हाँ कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी which has a very long lasting effect on your life. ये बीवी रमन है, famous astrologer actually. Moon in the Taurus sign and 64th Navansh from Moon is Scorpio in the Sagittarius sign. Ketu was transiting in the Sagittarius sign when his son died. तो मून से देखा टॉरस साइन एंड 64th नवांश फ्रॉम द मून इज स्कॉर्पियो इन सैजिटेरियस साइन. तो यहाँ देखिए इसमें he was the topmost astrologer in India. He wrote a number of books and he was very very famous actually. तो ये मून से बात कर रहे हैं कि मून से 64th नवांश. तो यहाँ पर आप मून यहाँ टॉरस साइन में प्लेस्ड है पहली चीज. और सर ये इनका D1 है. हाँ, दिस इज D1, दिस इज D9. ओके सर एक छोटा सा क्वेश्चन है. जी. अगर एक सिबलिंग है, 2-3 भाई बहन हैं और उनके लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान की डेथ होती है, तो मतलब उन तीनों का नवांश एक ही होना चाहिए? नहीं, not only कि in each chart the same combination will indicate that problem. Maybe some other transit may be there in some other place. एक में मान लीजिए कि 64 नवांश में ट्रांजिट हो रहा है, दूसरे में कहीं एडवर्स ट्रांजिट हो रहा है, कहीं पर तीसरे में एडवर्स दशा हो रही है. तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं. रीजन जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा, क्योंकि all the 3 horoscopes are not same. उसमें 64th नवांश सेम नहीं होगा, but definitely you will have an indication from the horoscope of each of them. Okay. But reason may differ. Reason will not be same because horoscope तो same नहीं है. Right. Right. तो ये यहाँ पर हमने मून से देखा 64th नवांश सेक्रेटेरियस साइन है, और यहाँ पर मून की क्या पोजीशन है, ये है स्कॉर्पियो. सेक्रेटेरियस साइन में स्कॉर्पियो जो है नवांश है, दैट इज द 64th नवांश, एंड इट सेज व्हेन केतु वाज ट्रांजिटिंग हिज सन डाइड एक्चुअली. और इवन then 64th navansha from ascendant is Pisces in the Virgo sign, and it says that Mars was in Virgo sign when he died in 20th December 1998. तो इसमें भी देखेंगे, अगर आप ascendant से देखेंगे, ascendant ये है, इसका 64th नवांश will be in this sign, और
यहाँ पर असेंडेंट से इसमें आ जाएगा। वर्गो साइन में जो पाइसेस नवांश होगा दैट इज 64th नवांश। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 64th नवांश particularly from ascendant and the moon because these two are very important। और अगर इनसे 64th नवांश में जब कोई भी मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो हमारी लाइफ के कुछ बहुत ही खराब इफेक्ट हमको मिलते हैं विच आर लॉन्ग लास्टिंग। और अगर किसी भी प्लैनेट के 64th नवांश में जब कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, तब हमें उस पीरियड के लिए उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस महसूस नहीं होते या पोस्टपोन हो जाते हैं उस पीरियड में जो है। तो ये 64th नवांश का रेलेवेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आप देखेंगे भी डिफरेंट बुक्स में इसको मेंशन होगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज उसमें कोई अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं होता उसमें जो है। किसी भी डिविजनल चार्ट को देखने के लिए हम लोगों ने पहले भी जब डिस्कस किया था, जब जनरल डिस्कशन हुआ था डिविजनल चार्ट के ऊपर, कि लग्न प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि जब तक डिविजनल चार्ट का लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा। अब देखिए कि लग्न चार्ट में जब पॉजिटिव इंडिकेशन होते हैं तभी हम डिविजनल चार्ट रेफर करते हैं, और अगर लग्न चार्ट से ही कोई अगर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलता है तो हम फिर डिविजनल चार्ट को रेफर नहीं करते। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी अगर इवेंट होनी है तो उस इवेंट का इंडिकेशन शुड बी अवेलेबल इन द लग्न चार्ट। अगर लग्न चार्ट में उस इवेंट का इंडिकेशन नहीं है, देन देयर इज नो नीड टू रेफर डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट का पर्पस यही है कि जो इंडिकेशन, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन अगर हमें लग्न चार्ट से मिल रहा है, तो एक तो हम उसको वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, डिविजनल चार्ट उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और सेकेंडली हम उसके बारे में डिटेल एग्जामिन करते हैं उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। तो अगर लग्न चार्ट से ही इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो हम फिर डिविजनल चार्ट को रेफर नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि जब तक 7th हाउस आपको ठीक ठाक नहीं लग रहा है, या मैरिज का जो हाउसेस हैं जब तक पॉजिटिव नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, जब तक हम नवांश चार्ट को नहीं देखेंगे। अगर लग्न चार्ट टेल्स की इट्स नॉट गोइंग टू बी मैरिटल हैप्पीनेस और दे आर गोइंग टू बी सेपरेशन, डाइवोर्स, देन वी डोंट रेफर टू द डिविजनल चार्ट। वही चीज यहाँ पर है कि पहले आपको पॉजिटिव इंडिकेशन जो है वो लग्न चार्ट से मिलने चाहिए, तभी हम नवांश चार्ट की तरफ जाएंगे। और अगर लग्न चार्ट ये इंडिकेट करता है कि 7th, 8th, 9th हाउसेस वगैरह बहुत खराब है, या किसी भी व्यक्ति को अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होनी ही है, सेपरेशन होना ही है, डाइवोर्स होना ही है, तो फिर मैरिटल हैप्पीनेस क्योंकि वो लग्न चार्ट इंडिकेट नहीं कर रहा है तो हम उसको नवांश चार्ट को नहीं देखते। हाँ बिल्कुल कायदे की बात है, कायदे की बात है। हाँ होना भी चाहिए यार। Kindly mute your audio because creating a lot of disturbance actually. So हमने देखा लग्न चार्ट से कि लग्न चार्ट में मैरिज के बारे में पॉजिटिव इंडिकेशन है, तो फिर हमने नवांश चार्ट को देखना शुरू किया। अगर नवांश लग्न चार्ट से पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं था तो नेचुरली वी विल नॉट गो फॉर द नवांश चार्ट। और नवांश चार्ट में भी या किसी भी डिविजनल चार्ट में विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि जब तक उस डिविजनल चार्ट का लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमें उस लाइफ का जो एस्पेक्ट हम एग्जामिन करने जा रहे हैं उस डिविजनल चार्ट से, उसका हमें सुख नहीं मिलेगा। तो नवांश चार्ट की जब बात हो रही है तो नेचुरली अगर नवांश चार्ट में लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। फिर आपको फर्दर
नवांश चार्ट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नवांश चार्ट जब हम एग्जामिन करेंगे तो फर्स्ट वी विल सी द लग्ना। लग्ना हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर लग्न ही वीक है नवांश चार्ट का तो आगे हमें जाने से कोई फायदा नहीं है। और फिर लग्न के अलावा वी विल ट्राई टू सी द वेरियस हाउसेस जो हमने अभी देखे, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, 12th हाउसेस, उनकी क्या पोजीशन है, उनके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, मैरिज के जो कारक हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी क्या पोजीशन है, उन सब को देखने के बाद ही वी कैन हैव ए गुड आइडिया अबाउट द मैरिटल लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअली। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे, बट इन द मीन टाइम इफ यू हैव सम क्वेश्चंस और इफ यू वांट टू हैव सम क्लैरिफिकेशन सो यू आर मोस्ट वेलकम। सर जैसे हमने ये पढ़ा कि लग्न चार्ट के 7th हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं माना जाता फीमेल्स के लिए, तो D9 के फर्स्ट हाउस में भी जुपिटर अच्छा नहीं माना जाएगा? दोबारा बोलिए कि D9 के फर्स्ट हाउस लग्न में लग्न में तो जुपिटर इज ऑलवेज गुड एक्चुअली। किसने कहा लग्न में थोड़ी खराब होता है जुपिटर, 7th हाउस में खराब होता है। सर अगर D9 में 7 में हो तो नहीं, D9 से फर्क नहीं पड़ता। दैट इज बेसिकली फॉर द लग्ना चार्ट कि जो हम कहते हैं कि कारक भाव का नाश कर रहा है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिविजनल चार्ट, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लग्ना चार्ट। सर जैसे D9 में लग्न का जो लॉर्ड है वो मतलब 3rd हाउस में बैठा है, लेकिन वो दो राशियों का लॉर्ड होता है, तो खाली जो लग्न में राशि है उसी से काउंट करेंगे या मतलब नहीं, हमें तो लग्न की पोजीशन देखनी है कि लग्न के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, लग्न की क्या पोजीशन है। We are not concerned with the other house. We are interested that lagna should be strong. We are concerned with that only. Okay, sir. सर जो इष्ट देवता की वो पता करते हैं, वो डिग्री मैक्सिमम कौन सी वाली मानी जाएगी, 15 डिग्री या 30 डिग्री? जिस प्लैनेट की भी डिग्री आपके बर्थ चार्ट में सबसे ज्यादा है, और उस पर्पस के लिए राहु केतु को हम क्योंकि रेट्रोग्रेड होते हैं उनकी रिवर्स डिग्री काउंट करते हैं, मतलब 30 में से उसको माइनस करके करते हैं। ओके, तो 30 डिग्री मैक्सिमम। हाँ, तो जो भी जिस प्लैनेट की भी डिग्री सबसे ज्यादा है तो दैट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम 64th नवांश से देखते हैं कि अगर ट्रांजिट में कोई मेलिफिक प्लैनेट 64th नवांश पे है, ट्रांजिट कर रहा है, नहीं ट्रांजिट कर रहा है, राइट, ट्रांजिट कर रहा है, तो मतलब समथिंग बैड विल हैपन इफ द प्लैनेट इज मेलिफिक, बट इफ द प्लैनेट व्हिच इज ट्रांजिटिंग दैट इज बेनिफिक, देन व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी विल गेट? सो समथिंग ऐसा नहीं है कि शुभ रिजल्ट मिलेंगे आपको, दैट इज अ बैड पॉइंट एक्चुअली। अच्छा, मेन पर्पस क्या है कि 64th नवांश is a bad point actually, bad sensitive point. It's not a positive sensitive point. But ये खराब रिजल्ट नहीं होंगे। अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है तो रिजल्ट खराब नहीं होंगे बस। सर एक क्वेश्चन है जी, अगर कोई शादी के लिए कुंडली दिखाने आता है तो क्या वहां पर हमें फीमेल या मेल जो भी कुंडली हमारे सामने है, तो क्या हमें ये 64th पॉइंट जो भी निकाला है हमने इसे कंसीडर करके चलना है? इसकी जरूरत नहीं है। दैट इज ओनली फॉर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ। मैरिज से कोई रिलेशन नहीं है उसका। मतलब D9 से बेसिक कोई रिलेशन नहीं है इसका, बैड इवेंट्स कब होनी है तब कैलकुलेट करना है। हाँ, शादी का कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए कि हमने कहा कि एक मेल है या फीमेल है, उसके किसी रिलेशन की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कुछ या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका शादी से क्या रिलेशन है? आपस में तो कोई टाइम पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। नहीं, नॉट फ्रॉम द पर्पस ऑफ मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। दिस इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स लाइफ। जब हम इंडिविजुअल की लाइफ की इवेंट देखते हैं उसके लिए रेलेवेंट हो जाता है। सर बट जैसे आपने बताया कि कारक ऑफ दैट प्लैनेट वो सिग्निफिकेंस भी या तो होगी नहीं या पोस्टपोन हो जाएगी, तो अगर मान लो हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पीरियड में मैरिज होगी, बट हमने 64 नवांश का ये पोजीशन देखी ही नहीं, तो मींस वो हमारा फिर प्रेडिक्शन गलत हो गया। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा कोई प्लैनेट इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि जुपिटर कारक है और जुपिटर की दशा में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैरिज हो जानी चाहिए, बट उस पर्टिकुलर टाइम में अगर 64th नवांश में कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है
तो इसका मतलब जो जुपिटर के रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड थे वो नहीं मिलेंगे उस पीरियड में। अंकल, अ फॉलो अप क्वेश्चन, जी। ये जो 64th नवांश के जो ट्रांजिट्स हैं, to what extent do we use these for predicting, I guess, death as well? This is what I'm saying कि when we want to predict, because बहुत से लोग आएंगे कि मान लीजिए किसी फादर की तबीयत खराब है, मदर की तबीयत खराब है, या सडनली कुछ लाइफ में इवेंट हो जाती है किसी भी व्यक्ति के कि कोई एक पर्टिकुलर जो बहुत क्लोज रिलेशन होता है उसकी डेथ हो जाती है, या कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है उस टाइम। तो उस टाइप की इवेंट को देखने के लिए हम ये 64th नवांश का इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये मतलब डेथ वगैरह देखने के लिए किया जाएगा, या जैसे कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बीमार पड़ रहा है या कुछ इस तरीके का, या एक्सीडेंट है, देखिए उसके क्या लिए कहा कि इट शुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डजंट मीन कि थोड़ा बीमार हो गया, कुछ हो गया, दैट इज नॉट ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। ओके। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब यही है कि कोई ऐसी सीरियस किसी की डेथ हो जाए, या कोई और कुछ इतना सीरियस इफेक्ट हो जाए। जैसे जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें जैसे कहा कि इंदिरा गांधी का हस्बैंड डेथ हो गई, या उसका कोई और डेथ हो गई, वीवी रमन की खुद की डेथ हो गई, या उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, बीमारी इज नॉट ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। एक्चुअली आप कहेंगे कि कल चोरी हो गई घर में, फाइनेंशियल लॉस हो गया, दैट इज नॉट ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। सर 64th नवांश में किसी मैलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होना, इट मींस कि लगन से जो 8th हाउस है उसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है जिस समय उस समय वो भी खराब है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो भी खराब है। जैसे अभी हमने देखा कि सर अभी पीछे जून में जितने भी वृश्चिक राशि के लगन थे उन सब में 8th हाउस में राहु का ट्रांजिट था। 8th हाउस का राहु का ट्रांजिट था, ठीक जून है में। तो बहुत सारे लोगों के संग ऐसा इंस्टेंस हुआ होगा क्योंकि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है ये। बिल्कुल, और क्या, फास्ट मूव स्लो मूविंग प्लैनेट है और ट्रांजिट कर रहा है, तो नेचुरली इट्स हार्मफुल अदरवाइज आल्सो। तो सर सबके संग तो नहीं हुआ होगा लेकिन देखिए ये जो चीजें हैं, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वन पॉइंट एक्चुअली। और हमें जब प्रिडिक्शन करते हैं तो वी डोंट ओनली कंसीडर 64th नवांश, वी हैव टू सी द अदर एस्पेक्ट आल्सो। बाकी सब चीजें बहुत फेवरेबल हैं, मान लीजिए ऐसे तो हर मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो उस टाइम डेथ ही होनी है किसी की। एग्जैक्टली। तो वी हैव टू सी द अदर एस्पेक्ट आल्सो, अदर एस्पेक्ट्स आर फेवरिंग, तो नहीं होगा। बट जब दूसरे चीजें भी अगर नेगेटिव हैं तो देन दिस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी इज देयर, क्योंकि मैलेफिक तो ट्रांजिट करेगा ही करेगा, तो हर टाइम डेथ थोड़ी होगी कोई हर स्टेज पर जो है। सर इसे एक बार एग्जांपल से समझा देंगे कि मतलब कभी डेथ होगी या नहीं होगी, किस तरीके से? On that वो डिस्कस हम करेंगे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो वेरियस एस्पेक्ट हम देखते हैं जब when we examine a horoscope, we don't see only one aspect, we see the hundreds of aspect। कौन सी दशा चल रही है, बाकी ट्रांजिट कैसे हैं, बाकी प्लैनेट की पोजीशन कैसी है, तो सारी चीजों को देखकर ही हम लोग एक डिसीजन लेते हैं, ना कि एक चीज को देखकर। This is one of the factor, of course. Okay. So because Gochar is only 1/3 part of the prediction. Yeah, that is 1/3 only. वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी हाउस को देखने के लिए, किसी भी इवेंट को देखने के लिए आपको प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी है, उसका दशा भी देखनी है, उसकी कारक की पोजीशन, उसको ट्रांजिट भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एक ये तो खाली एक गोचर हो गया बस। अंकल जस्ट क्लैरिफाइंग ऑन इष्ट देवता, इसमें आपने बताया कि जो हमारे सेकंड पेज ऑफ द हॉरोस्कोप में होता है द डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट, राइट, with the planet with the highest degree. जी। And we take Rahu Ketu, we'll take a 30 minus the degree 30 minus करके, right. ठीक है। तो and then उसमें जो planet है, then uncle उसमें I think in one class you had explained the different devtas associated with the planets as well. वो मैं करूँगा इसमें नवांश आयत के बाद, we will discuss how to find out the इष्ट देवता actually. I see, okay. Yeah, that we will do. Thank you. We will take an example and we'll try to do कि जिससे clarify होगा आपको कैसे करते हैं। जैन साहब 7th हाउस में अगर सैजिटेरियस साइन है जी, और जुपिटर जो है वो नीच का भी है, वक्री भी है, तो स्पाउस का क्या वो इंडिकेशन देगा? कहाँ पर है जुपिटर? जुपिटर है 5th हाउस में है
और लिब्रा साइन में है। So this is a very good position, Lord of Kendra in the trine. This is one of the best Rajयोग. लेकिन वहां पे वो MD लिखा हुआ है, मंडी। नहीं, मंडी तो सब प्लैनेट है जो हम लोग बात भी करेंगे। अच्छा। So that is placement of Mandi there. Mandi is basically sub planet, it's a part of Saturn actually. जी जी। तो अपने साइन में है तो it's not bad actually, but this is one of the best Rajयोग when the Lord of Quadrant is placed in the trine house. ओके ठीक पर है। अगर इसमें मांडी का जब रोल आएगा तो जुपिटर का कुछ इफेक्ट होगा या जुपिटर का खत्म हो जाएगा उस टाइम जब मांडी की दशा आएगी? वो डिस्कस करेंगे अभी हम सब प्लैनेट के बारे में, बट नेचुरली अपने साइन में है, जैसे कह रहे हैं नीच का है, तो इट्स नॉट सो बैड एक्चुअली। सर मान लीजिए वर्गो लगन में, हाँ, और जुपिटर 6th हाउस में बैठा है एक्वेरियस में। वर्गो लग्न में जुपिटर इज इन द 6th हाउस। ओके, जी, आपने कहा कि अगर D1 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर D9 नहीं देखना है मैरिज। बिल्कुल नहीं देखना। तो इस केस में D9 फिर देखेंगे नहीं देखेंगे? क्यों, लग्न का लॉर्ड 6th हाउस में बैठने से क्या हो गया? अच्छा, लग्न का नहीं, वो तो नहीं, बताइए व्हाट इज देयर इन योर माइंड एक्चुअली, हाउ यू से दैट लग्न लॉर्ड इन द 6th मैरिज हाउस का इज अगर बैड? कुछ देखना है, जैसे हां जी, मैरिज के बारे में अगर कुछ देखना है। नहीं, मैरिज का जो पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट हाउस से सारे हाउस देखने, हमें एक हाउस नहीं देखना है। और दूसरा ये है कि लग्न का लॉर्ड जुपिटर इन द 6th हाउस। लग्न लॉर्ड नहीं है सर, 4th और 7th लॉर्ड है। मैं कहता हूँ चलो लग्न लॉर्ड भी नहीं है। ओके, जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस, व्हाट विल हैपन? जस्ट सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 6th में तो पोजीशन अच्छी होती है सर जुपिटर की। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल पोजीशन, इज व्हाट आई एम सेइंग कि 6th हाउस में बैठकर इट इज एन एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस, इट इज एन एस्पेक्ट ऑन 12th हाउस, इट इज एन एस्पेक्ट ऑन 2nd हाउस। कर्म का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। में बैठा है सर, प्रोफेशन से गेन करवा रहा है। Naturally, not gain. This is a fortune in the profession. भाग्य है प्रोफेशन का जी। और एक बात बताइए मुझे कि आपको कर्म का या प्रोफेशन का बहुत अच्छा हो गया, 12th हाउस मोक्ष का है, मोक्ष का बहुत अच्छा हो गया, 2nd हाउस धन का है, धन आपके पास बहुत है, तो व्हाट एल्स यू वांट इन द लाइफ? ऐसे तो किसी के पास नहीं होता कि वो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा हो, स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा हो, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा हो, ऐसा कहाँ मिलेगा कोई? हेलो सर जी, अगर जुपिटर अपने सैजिटेरियस साइन में 5th हाउस में बैठा हो, 5th हाउस में, हाँ 5th में, तो क्या है, मतलब उसको प्रोजेनी में दिक्कत आएगी? दिक्कत नहीं, मैंने फिर कहा बार बार कि अगर जुपिटर ऐसे हाउस में बैठा है तो उसके जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उस हाउस के, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि जुपिटर हैज नो रोल इन द प्रोजेनी इन द 5th हाउस। प्रोजेनी विल बी डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, नॉट बाय जुपिटर। नहीं, जैसे प्रोजेनी के लिए 5th हाउस देखा जाता है। हाँ, बट तो जुपिटर जहाँ अगर 5th हाउस में प्लेस्ड है तो जुपिटर विल हैव नो रोल इन द मैटर ऑफ प्रोजेनी। तो मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब कि वो दिक्कत देंगे या नहीं देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे किताबों में लिखा हुआ है कि कारक भाव का नाश करता है, उससे अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे प्रोजेनी को खराब कर दिया। नो, जुपिटर डजंट हैव दैट टाइप ऑफ नेचर, इट डजंट स्पॉइल एनीथिंग, गुरु नेवर स्पॉइल्स एनीथिंग। We can only say that Jupiter will remain unconcerned in the matter of progeny if it is placed in the 5th house. Simple बात है एकदम से। सर कुछ बुक्स में ये भी पढ़ा है कि अगर जुपिटर की दशा 6ठी दशा है आपकी लाइफ में तो वो खराब होती है, तो ऐसा भी होता है सर? हाँ, ऐसा भी है, आप लोगों ने कहा भी था उस दिन कि कुछ दशाएं होती हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती हैं एक्चुअली में, तो that possibility may be there actually. तो सर खराब किस, मतलब जिन हाउसेस का रूलर है उन्हें खराब करेगा या कुछ और प्रॉब्लम? नेचुरली जिस हाउस के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा उन प्लैनेट का, उनसे कनेक्टेड रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। सर ये समझ में नहीं आया, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? इन्होंने ये कहा कि कभी कभी ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर दशा होती है, जैसे इन्होंने कहा जुपिटर अगर 6ठी दशा है आपकी लाइफ में, बर्थ के टाइम अगर जो दशा शुरू हुई उससे अगर 6ठी दशा जुपिटर की है तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो खाली जुपिटर की या कोई भी 6ठी दशा? नहीं, 4-5 प्लैनेट हैं कि अगर इन प्लैनेट की किसी की 4थी किसी की 5वीं दशा होती है तो वो अच्छी नहीं मानी गई। वो हम लोगों ने पढ़ा है। जुपिटर तो बेनिफिक प्लैनेट है।
हाँ तो सर एक बार ये बताएंगे, क्योंकि मुझे शायद ये चीज क्लियर नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, आई विल शो यू, बिकॉज मैंने वैसे पढ़ाया था, बट आई विल टेल यू टुमारो, क्योंकि आई कांट शेयर दैट पीपीटी एक्चुअली एट दिस टाइम। ओके, कोई बात नहीं। हेलो सर, अभी जैसे कुछ देर पहले पूछा था ना कि कन्या लगन में अगर सप्तमेश बृहस्पति छठे घर में हो, तो वो पूछ रही थी कि नवमांश कुंडली फिर देखनी चाहिए। उनका मतलब शायद यही था कि सप्तमेश की स्थिति सातवें छठे घर में अच्छी नहीं है, तब क्या नवमांश कुंडली देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि जो सप्तम भाव है, that only indicates the nature of the spouse. It may indicate कि आपके स्पाउस की बैड हेल्थ होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी। It doesn't talk about कि मैरिड लाइफ खराब होगी आपकी। जब 7th का लॉर्ड 6th में है तो नेचुरली स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, बट रिलेशंस तो नहीं बताता 7th हाउस के रिलेशन कैसे होंगे। रिलेशन तो आपको 8th हाउस बताएगा कि आपस में रिलेशन कैसे हैं। 8th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा तो डेफिनेटली, और सिर्फ एक, वैसे भी अगर एक हम कहें कि एक हाउस का लॉर्ड वहां बैठ गया तो इट डजंट इंडिकेट एनीथिंग। इट्स वेरी, यू आर आस्किंग ए वेरी लेमैन क्वेश्चन जो एक एस्ट्रोलॉजर को नहीं पूछना चाहिए एक्चुअली में। वी हैव टू सी सो मेनी थिंग, एक चीज से थोड़ी हम कर देंगे डिसाइड कोई। नहीं सर, मैं उनका प्रश्न आपके सामने रख रहा था। शायद उनको ये लगा कि छठे घर में स्थिति अच्छी नहीं है 7th लॉर्ड की, तो अब नवमांश कुंडली देखे या नहीं देखे, मैं उनका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, वो सही बात है, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक मैं उनका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो बड़ा एक लेमन टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक प्लैनेट का, जैसे वो टीवी में डिस्कस करते हैं ना कि मंगल चौथे घर में है तो ये हो जाएगा, और फिर हम लोग उसी को डिस्कस करते रहते हैं, लेडीज जो है घर की जो है। तो सर अगर सर्वाष्टक वर्ग में 8वें घर में अच्छे पॉइंट्स हैं, तो ये चीज तो हो गई कि वो मैरिटल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। राइट, ये तो पक्की हो गई ना बात। डाइवोर्स नहीं होगा। हाँ, अगर वो स्ट्रांग है 8वां घर। बिल्कुल, प्रॉब्लम भले कितनी भी हो लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा, क्योंकि 8th हाउस में ज्यादा पॉइंट होने से लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत होती है। ओके सर, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए और क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं सर? देखा, मैंने कहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हाउस है दैट इज द 8th हाउस। अगर 8th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड, then there is a very strong possibility that the person is involved in the extramarital relations. Secondly, I told you that suppose Venus is in the 7th house in the case of male, so again excess of sensual pleasure, so that person will not be satisfied with one person, so again there is a possibility of extramarital relations. Third, I told you the combination of Venus and Mars, so that also gives the excess of sensual pleasure, वो भी एक खराब है। चौथा जो है, ये Venus is the planet of sex in the case of male and Mars in the case of female. और जो 12th house है, जैसा हमने कहा कि it talks about extramarital casual sex also. तो अगर Mars या Venus फीमेल या मेल के हॉरोस्कोप में 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो naturally that person may also get involved in this extramarital casual sex also. वो भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर विनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, ये खराब हो गया। विनस मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, ये खराब हो गया। और पर्टिकुलरली जब 12th हाउस मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स है, तो मंगल अगर वहां पर है तो ठीक है, मंगल केतु है तो और खराब हो गया। बट जो मंगल केतु या विनस केतु हैं, तो केतु एक सीक्रेसी ऐड करता है, तो देन रिलेशन रिमेन्स सीक्रेट आल्सो, पता भी नहीं चलता। सर, इन तीनों का प्लेसमेंट इन द लगन, हाउ इज इट? किसका? मंगल, वीनस और केतु का। देखिए, मैंने कहा कि वीनस मार्स केतु का कॉम्बिनेशन इज ए बैड कॉम्बिनेशन, और लगन में बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा नेचुरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि और किसी एंगल से नहीं, ओनली फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर इनमें डिग्रीज का गैप हो, मींस 7-8 से ज्यादा डिग्री गैप हो, तो नेहा जी वो सारी चीजें आपको देखनी ही है। अगर इसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है तो एवरीथिंग विल बी अंडर चेक। अगर ये किसी बेनिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में हो रहा है तभी भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे।
That is all automatic. That all those aspects you have to take into consideration. हम कहेंगे कि बहुत एक functional malefic planet है, अब आप कहेंगे उसके साथ सारे बेनिफिक प्लैनेट बैठ गए तो मैलिफिक कैसे रहेगा, वो तो अपने आप बेनिफिक हो जाएगा. तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग, यू हैव टू सी इन टोटलिटी. यू कांट से कि एक अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, डिफरेंस है तो नेचुरली उसका इफेक्ट कम होगा ही होगा. या जुपिटर का एसोसिएशन है तो वो कैसे होगा, जुपिटर विल कीप ऑल दोस थिंग्स अंडर चेक. सो अगर यहाँ पे तीनों प्लैनेट्स की जो बात कर रहे हैं आप, वीनस, मार्स और केतु की. वीनस, मार्स, राहु और केतु, हाँ कोई भी हो. So they need to be only in the 7th house, or they can be present in any house. They will get any the house, same result. any house, because you have that tendency. क्योंकि जो planet का अपना nature होता है ना, वो change नहीं होता. Okay. वो planet कहीं भी, Venus is a planet of sensual pleasure. It will remain the same. But as soon as the Mars is added, so it adds energy to that. That becomes the excess of sensual pleasure. Venus का एक ही रोल है sensual pleasures, बाकी No, luxury, comfort, house. एक रोल नहीं है. It's a wonderful planet. It gives you all comforts, luxuries, and everything in the life. Whatever material happiness you get only from Venus. जैसे अगर हम characteristics की बात कर रहे थे तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ ये. एक व्यक्ति के अंदर सेंसुअल प्लेजर की एक्सेस हो गई, दैट्स ऑल. अच्छा, बट अदरवाइज दूसरी क्वालिटी जैसे मार्स एनर्जी देता है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर द बिजनेस पर्सन. को थोड़ा एक्टिव कर देगा वो. बिल्कुल बिल्कुल, इट बिकम्स वेरी गुड फॉर बिजनेस क्लास. सर अगर ये स्पिरिचुअल, हाँ जी, केतु इज अगेंस्ट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, वो थोड़ा डिटैच्ड है, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस लेजेंस में. हम दो मेलिफिक प्लैनेट के एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, मार्स एंड केतु. वी आर नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ केतु. तो अगर किसी के चार्ट में मार्स काफी स्ट्रांग है और वीनस उसका बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेट्स से वीनस की डिग्री बिल्कुल 0 to 4 में है और मार्स इज लाइक 15 और समथिंग, और ऐसे में केतु और ये तीनों कंजंक्ट हैं, तब भी उसका सेम रोल होगा या तब फिर वो डिफरेंट? देखिए सिंपल सी बात है, बिना वीनस की ब्लेसिंग के आपको ये सब चीजें नहीं मिलती. कंफर्ट्स हो, लग्जरीज हो या सेंसुअल प्लेजर्स हो, बिना जब तक वीनस ठीक नहीं होगा नहीं मिलेगा आपको. तो वीनस का तो स्ट्रांग होना जरूरी है ही है, कि बिना वीनस के तो आपको एक नौकर भी अच्छा नहीं मिलेगा आपके घर के लिए. राइट. आप देखिए, हाँ सर लग्ना में एक कुंडली है हमारे पास, उसमें लग्ना में तीनों प्लेस्ड हैं, वीनस, मार्स एंड केतु. सिंह राशि का लगन है और जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस. और हमने सर इनके वो देखे थे नक्षत्र लॉर्ड किसी का भी बेनिफिक लॉर्ड नहीं है. ठीक है, तो हाउ इज दिस पर्सन गोइंग टू बी? नहीं, उसमें आप किस साइन में है, कौन सा लग्न में किस साइन में है, कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट हो रहा है, वो सारा देखना पड़ेगा. बट नॉर्मली इन नॉर्मल केस इट मे नॉट बी गुड एक्चुअली, अगर बहुत पास हैं तीनों. ओके. एंड चलित में 11th हाउस में, तो चलित में मार्स एंड वीनस मूव टू द 12th हाउस. चलित में मार्स एंड वीनस दे मूव टू द 12th हाउस. ओके, फिर तो उसको फिर लेकिन कंसीडर तो करेंगे ना, लेकिन उसको हम सर नहीं, देखिए ये जो हम कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं, खाली लग्न वी कंसीडर फ्रॉम द लग्न चार्ट ओनली. ओके. सर अगर ये मार्स और वीनस 11th हाउस में बिल्कुल सेम डिग्री पे बैठे हो तो खराब है ना फिर, और थोड़ा सा आपका जो पैशन है, डिजायर है, वो थोड़ा सा उस टाइप की होगी. 11th हाउस गेन का है, उसके बावजूद भी मतलब जैसे डिजायर्स का भी है ना. गेन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली. हम उस एंगल से देख ही नहीं रहे, हम तो दूसरे एंगल से, जो नवांश चार्ट की बात हो रही है उस एंगल से देख रहे हैं. गेन तो होगा ही. वीनस मार्स इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन फॉर अदर पर्पस, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. तो एनिमी प्लैनेट्स है ना वीनस एंड मार्स. एनिमी तो अलग चीज हो गई, बट जो वीनस को एनर्जी देता है, वीनस उसी टाइप का प्लैनेट है, ऑल कंफर्ट, लग्जरीज वगैरह का जो है. मेरा एक क्वेश्चन है जी.
जो जुपिटर गर्ल के लिए 7th हाउस में प्लेस ठीक नहीं है, तो बॉय के लिए कैसा रहता है अगर बॉय है और उसका बॉय के 7th? लिए भी, क्योंकि कारक नहीं है शादी का वो, बट ओवरऑल पोजीशन ऑफ जुपिटर इज नॉट गुड इन द 7th हाउस। 7th हाउस वो वीक हो जाता है या उसके जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड वो नहीं मिलते आपको। Okay. So Jupiter in any case is not supposed to be a good position in the 7th house. Okay, thank you. चलिए ठीक है, then we meet tomorrow then. Thank you so much. Thank you, sir. Good night. Okay. Thank you, you, sir. sir. Good night, sir. Namaskar, good night. Thank you, sir. Okay then, thank you.